हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो फाइनली जो हम इस वीडियो से इस क्लास से चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले आपके क्लास 11th केमिस्ट्री के। ठीक है, केमिस्ट्री देखो बहुत से बच्चों को टफ लगती है। उसकी रीजन है कि हम सिलेबस सही से कवर नहीं करते। तो हम कंप्लीट जो सीजी बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस है हम वैसे कंप्लीट करने वाले। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखते चलना। ये चैप्टर 1 है। एक चीज समझना आप लोग, चैप्टर 1 में जाहिर सी बात है बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लोगे आप लोग, तो मैं जाहिर सी है कि आप चैप्टर नंबर 2 पर भी काम करूंगा। अगर चैप्टर नंबर 2 को भी आप लोग देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, मुझे लगेगा हाँ रे बच्चे कर रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए जाऊंगा। सिमिलरली इस तरीके से हमारा पूरे चैप्टर्स कवर हो सकते हो। पूरी तरीके से आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अधूरा चाहिए कि पूरा चाहिए। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करें मतलब वो खत्म भी होगी, कब होगी वो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है इसमें क्या दिया हुआ भाई, आपका रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। कि एक्चुअल में रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा क्या होती है, क्या होती है, ये पूरी चीज़ों को हम इस क्लास में समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें से स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट क्लास है तो बेसिक नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो रसायन विज्ञान, सबसे पहले रसायन को केमिस्ट्री कहा जाता है, तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं ये आपको पूछा जा सकता है। यह नॉलेज हमें इतना बेसिक तो पता होना ही चाहिए कि रसायन विज्ञान होती क्या है। तो रसायन विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, मतलब पदार्थ के संगठन जो कंपोजिशन होते हैं, उसकी रचना, पदार्थ के गुण, रूपांतरण एवं उसके उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। इस तरीके से अब इसको रसायन को अगर मैं बात करूँ ना बच्चों, बताने की तरीका सबकी अलग अलग होती है। सब अलग अलग बताएंगे। आप गूगल कर लोगे तो आपको अलग परिभाषा मिल जाएगी। गूगल में अलग अलग साइट जो है आपको मिलेगा, तो हर एक साइट में आपको अलग अलग मिलेगा, है ना। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम इस तरीके से जो मेन स्टैंडर्ड है कि जिसमें पदार्थ के हम क्या को, संगठन को, पदार्थ की संरचना को कि वो बनी कैसी है, उसके गुण धर्म को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसके प्रॉपर्टीज की बात करें, या रूपांतरण एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में किस रूप में परिवर्तित होती है, इसके बारे में पढ़ना और उसके उपयोग के बारे में पढ़ना ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्लियर है, और ये विज्ञान की शाखा है। और कुछ बेसिक चीजें हैं जो समझते हैं, जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में कि अणु तथा परमाणु पदार्थ के मौलिक अवयव है ना। कोई पदार्थ किनसे बने होते, अणु परमाणु से बने होते, और कोई पदार्थ जो है भाई अणु और परमाणु से बने होते हैं ना, इसलिए इसको रसायन विज्ञान को अणुओं का विज्ञान या परमाणुओं का विज्ञान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पदार्थ का अध्ययन करते हैं, पदार्थ की गुणधर्म, संरचना, उसके बारे में पढ़ते हैं ना। और जब वो पदार्थ ही भाई किससे बना होता है, अणु और परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, दैट्स वाई इसको हम लोग अणुओं का विज्ञान या परमाणुओं का विज्ञान भी कहते हैं। क्लियर है, ये याद रहेंगे आप लोगों को समझने के लिए। फिर अगला पॉइंट देखो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप लोगों के लिए लेकर आया गया। देखो आधुनिक भारत में रसायन शास्त्र के पितामह कहे जाने वाले, तो ये याद रखेंगे आप लोग, रसायन शास्त्र के पितामह किसको कहा जाता है भाई, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को। ठीक है, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को। तो इन्होंने क्या किए है अपनी एक बुक में, कौन सी बुक में, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक पुस्तक में किया है केमिस्ट्री का वर्णन, रसायन का वर्णन। तो सबसे पहले इन्होंने ही कहा था, केमिस्ट्री का वर्णन किया था, मतलब नाम शब्द को यूज किया था और उस टाइम प्रूफ किए थे। अब देख लेते हैं जो कि हमारे सिलेबस में डायरेक्टली टॉपिक दिया है हमें, रसायन के महत्व को, रसायन शास्त्र के महत्व को समझना पड़ेगा। तो हर किसी में अलग अलग होती है। लाइक हम बोल सकते हैं भोजन में, तो भोजन में एक केमिस्ट्री का क्या महत्व होती है, इन चीजों को समझते हैं हम लोग। जैसे कि जो भोजन हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के रूप में खाते हैं, ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, उसे रसायन विज्ञान ही परिभाषित कर सकता है। उसे सिर्फ और सिर्फ कौन समझा सकता है, रसायन विज्ञान। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को किस अमीनो अम्ल, वसी अम्ल या पोषक तत्व की आवश्यकता है, इसकी पहचान करने में रसायन विज्ञान मदद करता है। जैसी बात है, तो ये पूरी चीजें जो है हमारा किसमें होती है, किसके द्वारा हम समझ सकते हैं, अमीनो अम्ल, अम्ल की बात आ गई, अम्ल तो रसायन है, केमिस्ट्री है ना, केमिकल है। अवसी अम्ल, तो विभिन्न प्रकार के अम्लों की पहचान जो है हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, रसायन शास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं। क्लियर। फिर अगला देखते हैं भाई, अगला आपका बात करें तो वो क्या है अगला में, अगला कपड़ों के लिए। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में सबसे
पहले मनुष्य कपड़े के उत्पादन के लिए कपास का, ऊन का और रेशम पर निर्भर रहता था। सबसे पहले ना, पहले कपास, ऊन और रेशम से बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्य क्या करने लग गए, पॉलिएस्टर, नायलॉन, टेरिलिन इत्यादि पर क्या होने लग गए, वो डिपेंड होने लग गए, जो कि ये केमिकल्स है, ये सब पॉलिएस्टर, नायलॉन और टेरिलिन। तो इसलिए इस तरीके से कपड़े उद्योग में भी हमारा कौन सा उपयोग हो गया, रसायन आ गया ना। फिर अब देखते हैं कि ऑटोमोबाइल में किस तरीके से यूज होता है। तो हम जिस ऑटोमोबाइल का प्रयोग प्रतिदिन करते, जैसे कार हो गया, बस हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, हवाई जहाज हो गया, इनमें भी रसायन विज्ञान का उपयोग किया जाता है। कैसे कैसे रसायन विज्ञान का उपयोग होता है भाई? ईंधन के रूप में हम लोग करते हैं, इंजन तेल के रूप में उपयोग करते हैं, बैटरी में वो तेल डली होती है, इसको एसिड बोला जाता है, बैटरी में एसिड डला रहता है ना। तो वो सब चीज तो एक केमिकल है, केमिकल का यूज हो रहा है, मतलब हम वहां पर भी ऑटोमोबाइल में भी रसायन का उपयोग करते हैं। क्लियर? फिर स्वास्थ्य की बात करें तो जैसे हेल्थ में तो आपको पता है भी हम विभिन्न प्रकार की दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो उन दवाइयों, इंजेक्शन, कैप्सूल, क्रीम है ना, क्रीम पाउडर जो भी हो गया, वो सब चीज किससे बनी होती, केमिकल से बनी होती है। इन चीजों को आपको समझना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक में कैसे होती, देखो कंप्यूटर या लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि जैसी तकनीकी गैजेट, पावर, बैटरी, धातु, मिश्र धातु, सोल्डरिंग, सफाई, प्रतिरोध आदि के लिए रसायन का उपयोग किया जाता है। हमारे लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि को साफ करने के लिए हम लोग सैनिटाइजर्स वगैरह यूज करते हैं ना, उस साफ करने के लिए। तो वो साफ करने वाला चीज किससे बना है, केमिकल्स। केमिकल मतलब हम फिर से यहाँ पर भी केमिस्ट्री। कृषि में भी, कृषि में केमिस्ट्री का महत्व जो है, रसायन का महत्व आपको पता है कि हमारा मिट्टी का पीएच मान उसी से हम लोग चेकआउट करते हैं। या विभिन्न प्रकार के रासायनिक दवाइयों का उपयोग आजकल वर्तमान कृषि में पद्धति में उपयोग किया जा रहा है, तो वहां से भी हम इसको समझ सकते हैं। उद्योग में कैसे हेल्प होता है भाई? कई उद्योग विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए रसायन विज्ञान पर निर्भर है। कई तो उद्योग जो है बहुत सारा काम के लिए, जैसे कि कागज उद्योग, क्षार, एसिड, साबुन उद्योग मतलब केमिकल बना रहे, शैम्पू बना रहे, तो वो पूरा तरीका से किस पर निर्भर रहते हैं, केमिस्ट्री पर निर्भर रहते हैं। इन्वायरमेंट में चारों ओर की प्रकृति ठोस, तरल और गैस जैसे विभिन्न पदार्थों से क्या होती, बनी होती है। इस मामले के संदर्भ में पर्यावरण का अध्ययन, जैसे प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब चीज के अध्ययन में भी हम केमिस्ट्री का उपयोग कर सकते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपके हमारे सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्य और उसकी प्रकृति। तो द्रव्य और उसकी प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि इसमें प्रकृति, द्रव्य और प्रकृति दिया तो आपको बहुत ज्यादा डीप इसमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखो हम एक चीज समझते हुए चलते हैं कि ब्रह्मांड में जो 8 ग्रह होते हैं, ठीक है, 9 ग्रह बोला जाता है, बट उसमें से एक ग्रह को बाहर निकाल दिया गया है ना, मतलब समूह से, सौर मंडल की जो समूह है उससे बाहर निकाल दिया गया। हम क्लास 8 में पढ़ते हैं, है ना। तो वहां पर ये समझो आप लोग कि 8 ग्रह है, तो 8 ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करता है, तो जो सूर्य की परिक्रमा करता है मतलब ग्रह, तो जो द्रव्य तथा ऊर्जा से बनी होती है। जो ग्रह है जैसे कि हमारा पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, है ना, ये सब चीज किससे बने हैं, द्रव्य से बना है और ऊर्जा से बना है। किन दो चीजों से मिलकर के बना है, द्रव्य से और ऊर्जा से, आपको याद रखना पड़ेगा। फिर द्रव्य की बात करें तो द्रव्य में अगर द्रव्य, वहां पर हम बताएंगे किसी को द्रव्य और किससे बना होता है, ऊर्जा से, तो पूछते हैं ना सीधा सीधा में कि द्रव्य क्या होती है, तो द्रव्य में भार होता है जो स्थान घेरता है। वे सभी वस्तुएं जिसमें भार होती है और स्थान घेरता है उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अगर वो स्थान घेर रहा है और उसमें कोई ना कोई वजन है, कोई ना कोई उसमें भार है, देन हम लोग उसको क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य को अलग अलग भाग में बांटा जाएगा, हम उसको देखेंगे। सबसे पहले ही हम ऊर्जा क्या होती है ये बता देते हैं। तो ऊर्जा एक अदृश्य होती है, ठीक है। ऊर्जा क्या होती है, अदृश्य होती है, जिसका केवल हम अनुभव कर सकते हैं, ये आपको बताना है। क्लियर? जैसे कि मैं बोला था कि द्रव्य का क्लासिफिकेशन, तो ये आप अच्छे से याद कर लो, ये बहुत जरूरी है। इस जगह को तो स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी चीजों को आप नोट करोगे सो करोगे। अब देखो द्रव्य की बात करें तो द्रव्य को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। अगर हम द्रव्य की बात करें, अगर हमें फिजिक्स में इसको पढ़ना है, ठीक है, फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा तो द्रव्य के सिर्फ भौतिक वर्गीकरण को पढ़ाऊंगा, और जबकि केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो रासायनिक वर्गीकरण को। तो मुझे तो भाई मैं चाहूंगा कि एक ही टाइम में मैं दोनों नॉलेज दे दूं। हम फिजिक्स की चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है। हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं, ठोस में, द्रव में
गैस में। आगे हम देखेंगे कि ठोस किसको बोलेंगे, द्रव किसको बोलेंगे, गैस किसको बोलेंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पूरी चीज़ों का एकदम आसान वर्ड्स में रखा हूँ ताकि आप समझ सको और मैं आप लोगों को समझा सकूँ और आप उसको नोट करके एग्जाम में अच्छे से करके आ पाओ। ठीक है, तो द्रव्य को अगर भौतिक रूप से बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग बात करें, देन उसको ठोस में, द्रव में और गैस में 3 भागों में बांटा गया। केमिस्ट्री की बात करें, रासायनिक वर्गीकरण की बात करें, तो सबसे पहले तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में, शुद्ध पदार्थ में और मिश्रण में वर्गीकरण किया गया। जैसे कि शुद्ध पदार्थ की बात करें तो शुद्ध को फिर तत्व में और यौगिक में बांटा गया। तत्व क्या होते, तत्व को 3, जैसे कि हम लोग क्लास 10th में ही पढ़े थे, तत्व को 3 बराबर भागों में, मतलब 3 चीजों में बांटा गया है, धातु में, अधातु में और उपधातु में। सबको डिटेल नीचे देखने वाले, इसलिए चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। यौगिक, यौगिक तो मिश्रण जो है भाई आपका किसमें, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में बांटा गया है। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 सभी को समझते हैं, देखते हैं कि क्या इसको परफेक्टली हम कह सकते हैं या कर सकते हैं या किस तरीके से लिख सकते हैं, इन चीजों को समझते हैं 1 बाई 1 सभी को। ठीक है, सबसे पहले बात आती है किसको, द्रव्य। तो द्रव्य को मैं पहले ही बता चुका हूं इसको कि जो कोई भी वस्तु स्थान घेरता है या जिसमें भार होती है वो क्या होती है, द्रव्य होती है। ठीक है, किसी भी वस्तु में द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान भी कहते हैं। क्लियर, ये याद रखना। फिर द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया, एक तो होती भौतिक वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक वर्गीकरण। इसको हम पहले बता चुके। भौतिक वर्गीकरण की बात करें तो भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जब हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं, देन वो क्या कहलाती है, आपका भौतिक अवस्था कहलाता है। क्लियर। फिर भौतिक अवस्था में देखो, हमें ठोस, द्रव और गैस 3 भागों में डिवाइड किए थे, तो उन तीनों भागों को हम समझते हैं। सबसे पहले ठोस की बात कर लेते हैं। ठोस में देखो, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इसको याद रखना, द्रव्य की वह अवस्था, क्योंकि द्रव्य को बांट रहे हैं हम लोग, द्रव्य की जब आकार और आयतन निश्चित रहेगा तब जाके हम उसको क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे कि कोई सा भी धातु हो गया, कोई लकड़ी हो गया, वो क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। क्लियर है बच्चों। फिर आगे आते हैं बी, इसका डिवाइड किसमें किया हम लोग, द्रव में। ये द्रव्य नहीं है, द्रव है, तरल। ठीक है, द्रव की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार, जैसे कि पानी, पानी का क्या आकार निश्चित होता है क्या, नहीं, लेकिन वो जितना जगह घेरना है उतना जगह वो घेरेगा ही घेरेगा। तो आयतन निश्चित होता है लेकिन उसकी आकार जो है निश्चित नहीं होता, तब वो क्या कहलाती है, द्रव कहलाती है। ऊपर में जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित रहता है, इसमें आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार जो है निश्चित नहीं रहेगा। पानी को याद रखना, दूध को, जल को, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक, उसी तरह गैस में बांटा गया, तो गैस में जिसकी ना तो आकार सेम रहेगा ना तो आयतन सेम रहेगा। अब गैस को भाई मैं एक छोटे बॉटल में रखूंगा तो वो उतने में आ जाएगा, अगर एक बड़े रूम में उसको छोड़ दूंगा तो पूरा रूम में फैल जाएगा, है ना। उसका कोई ना तो आयतन सही है ना तो उसका आकार ठीक है, मतलब वो परिवर्तनशील है, इसलिए उसको गैस कहते हैं। तो याद रखेंगे, द्रव्य जिसका आकार और आयतन दोनों क्या रहे, सेम रहे, निश्चित रहे, तब जाके हम उसको क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जिसका आयतन निश्चित रहता है लेकिन आकार निश्चित नहीं रहता, तब वो हमारी द्रव हो जाएगी। और जिसकी ना तो आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता, उसको क्या कहलाते हैं, गैस कहते हैं। क्लियर है। तो गैस में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस आप लोग याद रख सकते हैं। फिर रासायनिक वर्गीकरण आ जाते हैं, तो रासायनिक संगठन के आधार पर जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं, कर सकते हैं, तो उसको रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि इसको शुद्ध पदार्थ, तो वे पदार्थ जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। जो सिर्फ, देखो शब्द जो इसमें चयन किया गया बहुत आसान शब्द है, तो आप लोग एकदम दिक्कत मत लेना, पढ़ के भी आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसको पता है आपको, उसमें कोई मिलावट ही नहीं है। तत्व की बात करें तो उसको फिर 2 भागों में बांटा गया है ना, तत्व और यौगिक। तो वह पदार्थ जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे ही तत्व कहते हैं। याद रखना, तत्व वे पदार्थ होता है जिसे 2 या 2 भागों में तोड़ा नहीं जा सकता, या शुद्ध पदार्थ होता है, या तत्व वे होते हैं जो एक ही परमाणु से बने होता है। एक परमाणु से बने मतलब उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। इन चीजों को समझ के रखेंगे आप लोग। जैसे कि तांबा, सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम हो गया ना, कैल्शियम हो गया, वो तत्व हो जाएगा। धातु की बात करें तो
फिर तत्व को धातु, अधातु, उपधातु में बांटा गया। तो धातु वे ठोस होते हैं जिनमें स्वाभाविक चमक होती है, जिसमें चमक होती है, कठोरता होती है, तन्यता होती है, विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं, उसे ही हम लोग धातु कहते हैं। तो पूरे गुण को याद रखेंगे, चमक होते हैं, कठोर होते हैं, तन्यता होते हैं, विद्युत व उष्मा के सुचालक होते हैं, मतलब उसमें विद्युत भी चल सकता है और करंट भी चल सकता है, उष्मा भी चल सकता है, तो उसे हम लोग धातु कहेंगे। फिर अधातु, अधातु जस्ट इसके ऑपोजिट, जिसमें चमक नहीं होते, जो मुलायम होते हैं, जिसमें तन्यता का गुण नहीं होता, विद्युत व उष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, इस तरीके जस्ट ऑपोजिट। और उपधातु, वे धातु जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं, तो उसको उपधातु कहते हैं। क्लियर। फिर हम लोग इसको बांट किस में सकते हैं, यौगिक में बांटा गया है, ठीक है। जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थों को आप लोग डायग्राम को याद रख लेना। फिर इसको, तो जब दो या दो से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में संयोजन होता है, निश्चित अनुपात में जब दो या दो से अधिक तत्व जो है निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, याद रखना ये यौगिक शुद्ध होता है, ऐसा नहीं कि इसमें अशुद्धियां मिली रहती है, ये शुद्ध होते हैं क्योंकि इसमें शुद्ध वाला दो ठो पदार्थ को मिलाया जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला देते हैं, वो भी एक निश्चित अनुपात में, तब जाके उसको क्या कहते हैं हम लोग, यौगिक कहते हैं, ठीक है। और इसको हम यौगिक को अलग भी किया जा सकता है विभिन्न प्रकार के विधियों से। फिर उस यौगिक को किस में बांटा गया है भाई, आप लोग को बता दूं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, सॉरी अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक वही है, लिखा ऊपर नीचे इसलिए बोला। वे यौगिक जो निर्जीव स्रोतों जैसे समुद्री जल, पृथ्वी, पटल, चट्टान आदि से प्राप्त होते अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जो निर्जीव स्रोतों से, ऐसे यौगिक जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं उसको क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक, और जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये याद रखेंगे आप लोग। एग्जांपल्स देखते चलेंगे इसका, चीनी, यूरिया, मोम, वसा आदि। फिर मिश्रण की बात करें तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिला रहता है तब यौगिक कहते हैं, लेकिन अनिश्चित अनुपात में मिला रहता है तब वहां पर हम लोग मिश्रण कहते हैं। फिर मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो दोनों को समझ लो अच्छे से। समांगी मिश्रण की बात करें तो वह मिश्रण जिसमें अवयव पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं। समांगी मिश्रण जैसे कि हम दो चीजों को मिला, मैं पानी और दूध को मिलाऊंगा, पानी और दूध को मिलाऊंगा तो पूरी तरीके से मिल जाते हैं ना, कि हम उसको अलग कर सकते ना, तो उसे ही क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। और जब अवयव पूरी तरीके से नहीं मिलते हैं तब उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं, याद रखना। जैसे कि जल में मैं नमक को घोल दूंगा, पूरी तरीके से मिल जाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हम नहीं कर सकते उसको अलग, तो वो क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। और उस जब नहीं मिलते, जैसे कि मैं पानी में तेल मिला दूंगा तो तेल तो उस टाइम तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर से अलग हो जाएगा या पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग, विषमांगी मिश्रण। तो पूरी चीज़ों को पढ़ लेंगे और इसी तरीके से लिखना। तो देखो ये बेसिक क्लास था, पहला क्लास था, इसलिए हम इतना ही चीज़ें रख रहे हैं। सिर्फ 2 टॉपिक कवर हुआ है आप लोगों का, फिर बाकी अगले एक वीडियो में नहीं तो कम से कम 2 वीडियो में जो है कंप्लीट करा दूंगा पूरे आपके चैप्टर नंबर 1 को, ठीक है। तो इतने का आप लोग नोट बना के जरूर रख लेना, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रॉपर नोट तैयार हो और डेफिनेटली आप आपके फाइनल एग्जाम में जितना भी होगा उसमें अच्छे से मार्क्स अचीव कर पाओ, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो में।